दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। दुनिया भर में अब तक मरने वालों की तादाद 5000 तजावुज कर चुकी है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। हिंदुस्तान में अब तक कोरोना वायरस के 81 मुसद्दिक़ा मामले सामने आए हैं। उनमें से 64 हिंदुस्तानी शहरी हैं, जबकि 16 मरीज इटली से हैं और एक मरीज कनाडा का बाशिंदा है। वज़ारत सेहत ने मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते वाक़यात के हवाले से जानकारी फराहम की। ज्वाइंट सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि जिन अफराद में कोरोना वायरस पाया गया है, उन सब के साथ जो भी राब्ते में आया है उनका सुराग लगाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक 4000 लोगों का पता लगाया गया है और उन लोगों को निगरानी में रखा गया है। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तौर पर कई रियासतों ने तालीमी इदारों के साथ साथ सिनेमा हॉल, जिम सेंटर और कॉन्फ्रेंस हॉल भी बंद करने का हुक्म जारी किया है। सरकार लगातार लोगों से एहतियात बरतने की अपील कर रही है। ईरान से हिंदुस्तानियों को निकालने के लिए सरकार पूरी तरह कोशिश कर रही है। आज ईरान से 44 हिंदुस्तानी ज़ायरीन को वतन वापस लाया गया। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा कि बक़िया हिंदुस्तानी शहरियों को वापस लाने के लिए हम पाबंद अहद हैं। उन्होंने कहा कि ईरान में हमारी मेडिकल टीम बेहतरीन काम अंजाम दे रही है। उन्होंने मेडिकल टीम की सराहना की और ईरानी इंतज़ामिया और उनकी फ़ज़ाइया का शुक्रिया भी अदा किया। आपको बता दें कि इन ज़ायरीन को राजस्थान के जैसलमेर ले जाने वाले थे, लेकिन किसी वजह से उनको मुंबई में ही रखा गया। वहीं 15 मार्च को ईरान से और हिंदुस्तानियों को जैसलमेर लाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली में इस साल IPL का कोई भी मैच नहीं खेला जाएगा। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राजधानी दिल्ली में खेल से वाबस्ता कोई भी तकरीब नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में कोई सेमिनार या कोई भी कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। उन्होंने लोगों से कहा कि खुद को समाजी मेलजोल से दूर रखें ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। बंद किया जाएगा। कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो पब्लिक गैदरिंग है, स्पोर्ट्स इवेंट, वो इंक्लूडिंग IPL नहीं आयोजित की जाएगी। सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस को अलाउ नहीं किया जाएगा अभी, क्योंकि जो कोरोना वायरस के बारे में जितनी भी चीज़ें निकल के आ रही हैं, इसका स्प्रेड कहीं ना कहीं जो फैल रहा है उसको रोकने का एक ही तरीका है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को बना के रखें, या इस तरह की कोई भी इवेंट जहां दूर दूर से अलग अलग डायरेक्शन से लोग आते हैं, तो उनको भी सरकार ने बैन रखने का फैसला किया है। साबिक़ वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की नज़रबंदी ख़त्म कर दी गई है। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की जानिब से फारूक अब्दुल्ला की नज़रबंदी ख़त्म करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्लानिंग रोहित कंसल ने इस हवाले से आज हुक्मनामा जारी किया और ये जानकारी दी कि फारूक अब्दुल्ला को रिहा किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 ख़त्म किए जाने के वक्त फारूक अब्दुल्ला को एहतियाती तौर पर हिरासत में लिया गया था। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला पर PSA भी लगाया गया था और अब वो लगभग 7 माह से ज्यादा अरसे से नजरबंद थे। इसी बीच साबिक़ वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की नजरबंदी खत्म करने के बाद उन्होंने गुपकार रोड श्रीनगर में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से खिताब किया। फारूक अब्दुल्ला ने इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनकी रिहाई के लिए जद्दोजहद की। NC सदर ने उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत तमाम कैदियों की रिहाई की मांग की। इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला ने सियासी मामलात पर बात करने से इनकार किया। I'm also grateful to all the people of the state, all the leaders and people in the rest of the country who spoke for us. And I'm also grateful to everyone, every individual who prayed for us. This freedom is not complete. Freedom will be complete when all leaders, Umar, Mahbooba ji, and all the others who are in either prisons in the state or outside the state, or are in MLA hospitals, or in various
buildings where they have been put in their houses. I hope the government of India will take action soon to release everyone if they want that people of this state should have freedom to live as free people. I am grateful to you. I will answer no question, not speak on any political matter till everyone is released. It's only when they will be released that I'll be able to tell you on the political matter. And I'm grateful to you that you've been staying for many hours outside the state. Thank God the state is open. We tried for so many months to see this day. Today I don't have words. The way I feel today, I'm free. I'm free. I hope my people, I hope CA-NRC और NPR के खिलाफ एहतजाज कर रहे मुख्तलिफ तंजीमों ने भूख हड़ताल शुरू की है। कोलकाता के राजा बाजार शाहीन बाग में मर्द ख्वातीन के एक ग्रुप भूख हड़ताल पर बैठ गए और रियासती हुकूमत से NPR के खिलाफ सामने आने की अपील की। वाज़ेह है कि वज़ीर आला ममता बनर्जी ने CAA, NPR और NRC की मुखालफत की है। NRC और NPR के खिलाफ कोलकाता के मुख्तलिफ इलाकों में धरने दिए जा रहे हैं, एहतजाज किया जा रहा है। हम आज है मौजूद कोलकाता के राजा बाजार इलाके में, जहां कई दिनों से बल्कि कई महीनों से कह सकते हैं कि यहाँ खवातीन और मर्द यहाँ धरने पे बैठे हैं और आज जो है यहाँ हंगर स्ट्राइक शुरू किया गया है, क्योंकि इनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि NPR का जो सिलसिला है वो अप्रैल के महीने से शुरू होगा और इस ताल्लुक से हुकूमत ने कोई फैसला नहीं लिया है, जिसकी वजह से वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। तो हंगर स्ट्राइक आपने शुरू किया है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से भी NPR को रोकने का डिमांड कर रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट से भी हम लोगों ने डिमांड रखा है वेस्ट बंगाल सरकार से कि NPR को रोका जाए, बिल्कुल बातिल किया जाए इस तरीके से कि वो दोबारा और NPR लागू ना हो और NPR को सेंसस 2021 से अलग किया जाए। ममता बनर्जी बार बार ये कह रही हैं, CM ममता बनर्जी कि वो CA, NRC और NPR के खिलाफ हैं, तो ऐसे में क्यों लगता है कि बंगाल में जो है वो क्यों आप लोग क्यों खौफजदा है? खौफजदा की बात नहीं है, ये बात एक्चुअली वो रूल है, वो कानून नहीं है। अगर ममता बनर्जी कह रही हैं तो उसको जिस तरह से केरला गवर्नमेंट ने बहुत ही सख्त नोटिस लेकर करके इस पे रोक लगाया है, लेकिन ममता सरकार ने जो रोक लगाया है वो काफ़ी नहीं है। वो इस तरह का रोक है कि दोबारा कभी भी 12 बजे रात में भी अगर एक ऑफिसर जो उनके सेक्रेटरी हैं अगर वो मेल कर देगा तो NPR चालू हो जाएगा। अगर बात नहीं बनती है तो हम इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पे चले जाएंगे। हम लोग का डिमांड यही है कि NPR, NRC, CA को लागू खत्म कर दिया जाए, यही डिमांड है। लगभग 44 दिन से हम लोग धरना में बैठे हुए थे और सरकार क्योंकि हमारी आवाज़ नहीं सुन रही, इसलिए हम लोगों ने जो है यहाँ पे हंगर स्ट्राइक शुरू किया। हंगर स्ट्राइक शुरू करने से पहले हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को भी चिट्ठी भेजा है और हमारी जो वज़ीर आला है, हमारी CM ममता बनर्जी दीदी को भी हम लोगों ने चिट्ठी दिया है कि NPR को रोकने के लिए। और ये NPR क्योंकि हम तमाम लोग जानते हैं ये बहुत ही हमारे समाज के लिए अभी ज़रूरत नहीं है। मुल्क का हालात बहुत ख़राब चल रहा है, उसके ऊपर अगर आप 4000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे तो ये मुल्क कहाँ से लाएगा? परेशान है और इनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि CA और NRC के साथ साथ NPR जिसको शुरू किए जाने की बात की जा रही है उस पर रोक लगाया जाए और यही वजह है कि इस ताल्लुक से आज रियासती असेंबली में एक लेटर भी दिया गया है राजा बाजार शाहीन बाग की तरफ से और यहाँ के लोग कुछ लोग यहाँ के वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं और ये कहा जा रहा है कि अगर उनके मुतालबे नहीं माने गए तो सारे लोग एक साथ हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे। कैमरामैन अर्गो के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। राज्यसभा के लिए तृणमूल कांग्रेस ने अपने 4 उम्मीदवार नामजद किए हैं। अर्पिता घोष, मौसम नूर, दिनेश त्रिवेदी, सुब्रतो बख्शी जिनकी जीत तय है, जबकि आज़ाद उम्मीदवार दिनेश बजाज की हिमायत का ऐलान भी किया है। पहली बार राज्यसभा के लिए नामजद होने वाली मौसम नूर ने पार्टी के फैसले को अहम बताते हुए मालदा की तरक्की के लिए काम करने का इरादा जताया। वाज़ेह है कि मौसम नूर मालदा से कांग्रेस की MP थी, लेकिन 2019 के लोकसभा इलेक्शन में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ते हुए तृणमूल की टिकट पर इलेक्शन लड़ा था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। फिलहाल मौसम रियासती ख्वातीन कमीशन की वाइस चेयरपर्सन है। लोकसभा का तो एक्सपीरियंस था, राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन मैंने फाइल किया आज। दीदी ने बहुत बड़ा सम्मान दिया है, ज़रूर कोशिश करूंगी कि उनका सम्मान और मालदा वेस्ट बंगाल के लोगों का सम्मान जैसे रख सकूं। उन लोगों के लिए जैसे लोकसभा में मैंने बोला था
डिफरेंट इश्यूज में राज्यसभा में भी होपफुली आई विल गेट अ चांस। एक तरफ मुल्क में कोरोना वायरस को लेकर परेशानी का आलम है, वहीं दूसरी जानिब बिला खौफ और पूरे एहतियात के साथ जयपुर में सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ एहतजाजी धरना लगातार जारी है। दिल्ली की तर्ज पर जयपुर में खवातीन के धरने की 43 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। खवातीन का कहना है कि कोरोना से बचने के लिए पूरी एहतियाती तदाबीर अपनाई जा रही हैं, लेकिन इसलिए वो अपना धरना यूं ही जारी रखे हुए हैं। मौके का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे अरबाज ने। चुनौती के साथ साथ सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर जो मुस्लिम समाज की औरतें हैं अपने नकाब को और वुज़ू की आदत को बड़ा हथियार बना करके अपनी जंग को जारी रखे हुए हैं। ये तमाम औरतें यहाँ पर डटी हुई हैं और सैनिटाइजेशन के लिए इनका जो बड़ा हथियार है, सावधानी के लिए, एहतियात के लिए वो वुज़ू है। 5 वक्त वुज़ू करती हैं। ये बड़ी ख़तरनाक स्थिति ले चुका है कोरोना। ऐसे में आप लोग अपना विरोध पिछले 43 दिन से जारी रखे हैं और अब आगे क्या स्थिति रहने वाली है? मोदी से बड़ा कोई दूसरा कोरोना हो नहीं सकता है। और जहाँ तक वायरस की सवाल है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो यहाँ पे औरतें नकाब में हिसाब में रहती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक वो पहुँच पाएगा। दूसरा वजू करती हैं, वो कितने 5 बार 6 बार तो हाथ ही धोते हैं और डॉक्टर इसी में एहतियात की बात करते हैं। रोज हम अपना काम फ्री होकर यहाँ आते हैं, वजू बनाते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और ये डॉक्टर बोलते हैं सेफ्टी में रहो। ये सेफ्टी है, हमारा रोज नकाब लगा रहता है चेहरे पे 4-4, 5-5 घंटे, पूरा सुबह से शाम तक हम यही रहते हैं नकाब लगा के। इस पे हमें कोरोना वायरस से कोई हानि वो नहीं है। आप एक तरफ डॉक्टर भी यही सलाह दे रहा है कि अब आप नकाब लगा के रहो, हाथ पैर धो के रहो और आप 5 टाइम वजू बनाते हैं भैया, 5 टाइम वजू बनाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। तो वैसे हमें हाथ धोने की जरूरत ही नहीं है, हम 5 टाइम हाथ धोते हैं, 5 टाइम वजू बनाते हैं, नकाब भी लगा रखते हैं घर पे भी और यहाँ भी, बाहर भी। हमारे को इतनी वो नहीं है वैसे। तो हम घर से आते हैं, रोज डेली हाथ धो के आते हैं, वुजू करके आते हैं। हम बहुत सेफ्टी से आते हैं, एनी टाइम हम डाटे लगाए रखते हैं। इस वजह से हमारे लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम 5 वक्त का वजू करते रहते हैं। एहतियात के लिए अपने साथियों को बताते भी कि क्या परेशानी है कोरोना की और कैसे सावधानी बरतें? जी हाँ, बताते हैं। और नकाब हमारे धर्म के हिसाब से भी अच्छा है और ये जो कोरोना वायरस फैल रहा है इसके लिए भी बहुत अच्छा है। जी हाँ, दोनों तरफ से अच्छा। और 5 वक्त का वुजू बनाना, सबको भी ये एहतियात लेनी चाहिए। एक धर्म के लिए ही वुजू नहीं है, आपको दूसरे धर्म को भी वुजू बनाना चाहिए। चाहे आपको उसको वुजू का नाम मत दो, लेकिन आप अपनी एहतियाती के लिए भी ये सब थोड़ा बहुत आप अवेयर तो करते होंगे, लोगों को बताते होंगे कि कोरोना क्या है और हमें कैसे सावधान। जी हाँ, बिल्कुल। चाइना वुहान के अंदर ये इतना ज़्यादा फैला, उसके बाद ये 118 देशों में ये फैल चुका है। उसके बाद कल यहाँ पे एक जन इससे मर भी चुका है और 76 लोग इससे प्रभावित हैं। आपको यहाँ आकर के एहतियात क्या क्या बरतते हैं आप लोग? हम एहतियात से घर से बरत के आते हैं, हम नकाब लगा कर आते हैं और हम पूरी सेफ्टी से आते हैं और वुजू करके आते हैं। यहाँ वुजू कर लेते हैं, हमें से कोई हमें टेंशन नहीं है। पानी वगैरह का भी इंतजाम किया गया है कि अगर आपको करना है तो आप अपने साथ या तो सैनिटाइजर रखिए, यहाँ पे पानी वगैरह का इंतजाम किया गया तो आप वहाँ पे पानी वगैरह से हाथ वगैरह जाके धो सकते हैं, अपना मुंह भी धो सकते हैं अगर आपको उससे एहतियाती रखनी है तो। यहाँ पे हर चीज़ का इंतजाम किया गया है। विरोध के साथ साथ हम हमारा भी ख्याल रख रहे हैं और दूसरों का भी ख्याल रख ही रहे हैं। कि जहाँ गैदरिंग को लेकर के बड़े सख्त इंतजाम दिए जा रहे हैं, सख्त निर्देश किए जा रहे हैं, इस स्थिति में ये तमाम लोग अपने एहतजाज को जारी रखे हुए हैं। एक बड़ा मजमा यहाँ जमा रहता है। ऐसे में ये लगातार जो महिलाएं हैं नकाब अपने मुंह पे रखती हैं और 5 वक्त का जो वुज़ू का है वो पूरा एहतमाम करती हैं। और ये इनका कहना है कि 43 दिन हो चुके हैं, लेकिन इन हालात में भी इनका ये जो धरना है और विरोध है मुसलसल जारी रहेगा। एहतियात को और सैनिटाइजेशन को ज़रूरत पड़ने पर और बढ़ाने के लिए ये लोग तैयार हैं। कैमरा पर्सन अमनदीप सिंह रंधावा के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन ने वज़ीर-ए-आला कमलनाथ की सिफारिश पर 6 अरकान असेंबली को बर्खास्त कर दिया है। बर्खास्त हुए अरकान असेंबली में इमरती देवी, तुलसीराम सलावट, गोविंद सिंह राजपूत, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युमन सिंह और डॉक्टर प्रभुराम चौधरी शामिल हैं। नवाबीन भोपाल के जरिए मक्का और मदीना में बनाई गई रुबात में आज़मीन हज के लिए होने वाले कुरा को लेकर तनाज़ा हो गया है। शाही औक़ाफ़ के जरिए आज सुबह भोपाल
मोती मस्जिद में रुबात को लेकर कुरानंदाजी का एहतमाम किया गया था। कुरानंदाजी में तनाज़ा उस वक्त पैदा हो गया जब शाही औकाफ के जरिए सिर्फ मक्का रुबात के लिए कुरा किया गया और मदीना रुबात पर खामोशी इख्तियार कर ली गई। आज़मीन हज के जरिए इस मामले को लेकर जब शाही औकाफ के जिम्मेदारान के सामने मस्जिद में बहस बढ़ी तो शाही औकाफ के जिम्मेदारान ने वहां से भागने में अपनी आफियत समझी। नवाबी ने भोपाल के जरिए मक्का और मदीना में दोनों जगह रुबात बनाई गई थी और इसलिए बनाई गई थी कि रियासत भोपाल के जो आज़मीन हज जाएंगे वहाँ पर उनकी रिहाइश का इंतज़ाम किया जा सके। लेकिन पहली बार तारीख में देख रहे हैं कि मदीना की रुबात में कोई इंतज़ाम नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनका कुरान में नाम आ चुका है और वो लोग जो समाजी खिदमत कर रहे हैं उनसे जानते हैं कि उनकी नाराज़गी किस बात को लेकर है। शाहिद साहब, देखिए, हमारी नाराज़गी इस बात को लेकर है कि मदीने की रुबात इसलिए बनाई कि हमारे शहर के जब लोग वहाँ जाएँ तो उसमें ठहर सकें। वो सिर्फ रमज़ानों में या सिर्फ हज पर, पूरे साल जब हमारा शहर का हाजी मक्के या मदीने जाता है तो वहाँ ठहर सके, इसके लिए रुबात बनाई हुई थी। पिछले 4 साल से जिन लोगों को जिम्मेदार बनाया गया उन्होंने उसमें ताला डलवा दिया, उसकी तरफ देख रेख नहीं की। उसका ये हाल कर दिया गया, ना उनको ये मालूम कि वहाँ कितनी हमारे पास बिल्डिंगें हैं, उसमें कितनी दुकानें हैं, उसका कितना किराया आ रहा है। जो जिम्मेदार बन रहा है वो कह रहा है कि भोपाल के हाजियों में फ़कीर हैं, उनको वहाँ से आप पर्चा बना के भेजिए, हम तो यहाँ उनको ठहराएंगे। हमारी मांग ये है कि मेहरबानी करके जो लोग ज़िम्मेदार थे, एक तो उनको ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होना चाहिए। हमारे भोपाल शहर के लोगों को जो नुकसान हो रहा है, मदीने में नहीं रुक पा रहा है, उसका पूरा हर्जाना उन लोगों को भुगतना चाहिए, चाहे वो जो लोग भी हों ज़िम्मेदार, उनको उनके ऊपर पूरी तौर पे कार्रवाई होना चाहिए। जी, आपने कहा कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई किस तरह की आप चाहते हैं? देखिए, अगर हमें लगेगा कि उन्होंने वहाँ फ्रॉड किया तो हम यहाँ उनकी FIR कराएंगे। FIR करने के साथ साथ उन्हें इसकी पूरी जिम्मेदारी उठाना चाहिए। वो तो शहर के बहुत पैसे वाले लोग हैं। हमारा उनसे गुजारिश है कि इस बार अगर कोर्ट में मामला चल रहा है और मदीने की रुबात में ताला डल गया तो इसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी है। उन्होंने उसको फॉलोअप क्यों नहीं किया गया? उनके जो जिम्मेदार हैं कुरा करने आ जाते हैं। पिछली बार हमने सुना था कि वो बड़े उससे कह रहे थे कि हमने यूँ कर दिया, मदीने में खाने का इंतज़ाम कर दिया। आप देखिए कि मदीने की रुबात में हमने जब से हमने होश संभाला है, हमारे शहर के सारे लोग वहाँ जाकर रुकते थे, पूरे साल भर जाकर रुकते थे, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती थी। वहाँ खाना भी मिलता था उन्हें, सुबह नाश्ता, दोपहर में खाना, रात को खाना। लेकिन अभी स्थिति ये हो गई है, ना वहाँ पर रमज़ान के लोग जाके ठहर पा रहा है, ना हज में जाके ठहर पा रहा है। पिछली बार भी बड़ी मुश्किल से आखिरी वक्त में रिक्वेस्ट करके उनको वहाँ पर ठहराया गया था। इस बार भी ये स्थिति बनी हुई है कि अभी तक कुछ भी नहीं है कि कोर्ट में मामला है, वहाँ की सारी बिल्डिंगों में इंतजाम नहीं है। यहाँ तो शायद कामिल साहब आपसे जानना चाहेंगे, जो है आपको मक्का की रुबात में जगह मिल गई लेकिन मदीना की नहीं, तो अब इसमें जो चीज़ें हैं जो पहले इंतजाम हुआ करता था, इसमें आप लोगों के अखराजात तो ऐसे ही रहेंगे? देखिए, दरअसल ये एक तरह से शाही औकाफ ने 933 लोगों के साथ धोखा किया है। आमतौर पर सभी को ये मालूम रहता है कि मक्का के लिए कुरा होता है, वहाँ 200 के करीब अफराद को रहने की इजाज़त है, बाकी 933 में से आज कुरा हुआ। मदीने का हम लोग ये सोच रहे थे कि मदीने में सभी को मिल जाता है, हर साल से ऐसे ही हो रहा है। लेकिन इस बार ये जिस तरीके से ये कुरानंदाजी हुई और यहाँ के पता चला कि मदीने का तो इस बार मिलना ही नहीं, तो अब एक हाजी को 15,000 के करीब अलग से बेयर करना पड़ेंगे। हज का वैसे ही खर्च भोपाल से इमार्गेशन पॉइंट से जाने से 32,060 रुपये अलग से खर्च है। पहले तो वहाँ हो गया, पिछले साल 14,000 था, इस साल 32,060 कर दिया। दूसरा अब 15,000 का और इजाफा, जिसको अगर मदीने की रुबात नहीं मिली है तो वो तो अलग है। अब 933 में से कुल 200 लोगों को ही मक्का की रुबात मिली है, तो वो बाकी 733 लोग हैं, वो भी बेचारे। तो इस तरह से 80 से 85,000 रुपये एक हाजी, भोपाल पूर्व रियासत के एक हाजी को 85,000 रुपये का अतिरिक्त खर्च लगेगा। अब इसका जिम्मेदार कौन है? अगर शाही औकाफ के मेंबरान को ये पूरा स्टेटस मालूम था तो 4 महीने पहले उनको ये स्टेटस क्लियर करना चाहिए था, कौम को बताना चाहिए था कि ये स्टेटस चल रहा है, मामला कोर्ट में है, शाही औकाफ और कोर्ट के वहाँ जो नाजिर है उनके बीच विवाद चल रहा है, लेकिन स्टेटस बताया नहीं गया। अभी आखिरी 20 तारीख तक उनकी पेशी होती रही, उसके पहले तक उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। यहाँ जितने भी पिलग्रामी आए हैं वो इस उम्मीद के साथ आए थे कि मदीने में तो हमें रुबात मिल जाएगी और मदीने में रुबात मिल जाएगी। मैं देख रहा हूँ कि लेकिन रुबात को लेकर अब तक जो है शाही औकाफ वादे तौर पर नहीं कर रहा है कि आगे क्या होगा, और यही वजह कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जितने भी आदमी हज यहाँ पर आए हैं रियासत भोपाल के, सबकी नाराज़गी शाही औकाफ को लेकर है। उनका ये मानना है कि शाही औकाफ उनके साथ धोखा कर रहा है। कैमरामैन शेख अफजल के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। भोपाल शाही औकाफ के जरिए हर साल मक्का रुबात के लिए कुरा किया जाता है और मदीना रुबात में रियासत भोपाल के सभी आज़मीन हज का क़याम का इंतज़ाम किया जाता है। इसलिए शाही औकाफ ने मक्का रुबात में 200
आज़मीन हज के क़याम का इंतज़ाम तो किया, लेकिन मदीना रुबात में क्यों नहीं? इस पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने शाही औक़ाफ़ के सेक्रेटरी आज़म तिरमिज़ी से जब ख़ास बातचीत की तो उन्होंने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। मक्का और मदीना में जो रुबात है उसको लेकर भोपाल में शाही औक़ाफ़ के ज़रिए आज कुरा किया गया है। हज कुरा में क्या ख़ास जो है वहाँ पर इंतज़ाम रहेगा, मक्का में मदीना में क्या चल रहा है, शाही औक़ाफ़ के जिम्मेदार हमारे साथ आज़म तिरमिज़ी साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं आज़म साहब 2020 के लिए कुरा किया गया है, क्या इंतज़ाम इस बार रहेंगे, कितनी सीटों के लिए? सब मक्के के लिए इस बार जो कुरा खोला गया है अभी आपके सामने, वो 200 लोगों का कुरा यहाँ मक्के के लिए खोला गया है। तो उनका मक्के के अंदर 200 लोगों का इंतज़ाम पूरा है हमारे पास। तो हर बार आप मक्के के साथ मदीना के भी इंतज़ाम करते थे और मदीना में जितने लोग सब थे सबको जगह मिलती थी? जी बिल्कुल मिलती थी हर साल, लेकिन इस साल कुछ वहाँ परेशानी कुछ इस तरीके की है कि वहाँ रुबात में लॉक है, वहाँ का जो काजी कोर्ट है उसकी तरफ से ताला डला हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद की जा रही है कि महीने 1.5 महीने के अंदर वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और मदीने के लिए भी जितने लोग हैं सबको इंशाल्लाह ताला इंतज़ाम करेंगे। कोशिश हमारी यही है। मक्के के लिए आपने कहा 200 सीटें, इससे पहले की अगर हम बात करें तो जो 230 उससे ज़्यादा भी सीटें होती तो इस बार और कम क्यों हो गई? वहाँ का जो वजारत हज डिपार्टमेंट है वो आके बिल्डिंग का इंस्पेक्शन पहले करता है, वो देखता है कि कितने लोग इस बिल्डिंग में आसानी से ठहर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली जो उन्होंने आज से 2 साल पहले 230 का किया था, लास्ट ईयर 206 का किया था, इस बार भी उन्होंने उसी हिसाब से उसको मैनेज किया। क्या मुस्तकबिल में कुछ बढ़ने की उम्मीदें हैं? मुस्तकबिल में साहब 3 साल से हम लोग लगातार कहते चले आ रहे हैं बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन इंशाल्लाह एक बिल्डिंग और बढ़ाई है हमने, लेकिन साल या 2 साल के अंदर उस बिल्डिंग को भी हम इसमें ले लेंगे तो इंशाल्लाह ताला तकरीबन 700 हाजी हम लोग कवर करेंगे अल्लाह। मक्के यहाँ पे जो भी हमारे जिम्मेदार शाही औक़ाफ़ के उन्होंने बताया कि मक्के के लिए 200 सीटों का कुरा किया गया और मदीने के लिए जो है जो पहले के इंतज़ाम था कि जितने भी रियासत भोपाल के आदमी हज जाते थे उनका इंतज़ाम किया जाता था, लेकिन इस बार वहाँ पर दूसरे मुश्किलात की वजह से नहीं किया जाएगा, सिर्फ मक्का की रुबात के लिए यह कुरा किया गया है।